टाइटैनिक हादसे वाले मलबे को दिखाने गई एक सबमरीन खुद हादसे का शिकार हो जाती है और वो खुद मलबा बनकर टाइटैनिक के मलबे के पास स्थित हो जाती है, जिसमें 4 अरबपति पर्यटक और एक ड्राइवर समेत कुल 5 व्यक्ति मौजूद थे। और उसका संपर्क उसके सफर शुरू होने से करीबन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही उसके लॉन्चर शिप से टूट गया था। आपको बता दें कि इस पनडुब्बी का इस्तेमाल समुद्र की गहराइयों में जाके सर्वे और रिसर्च करने के लिए भी किया जाता था, लेकिन इस बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि खुद इस पनडुब्बी का सर्च ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है, जिसमें अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीमें अपने विमानों और जहाजों के साथ शामिल होती है। और सवाल उठने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि ये पनडुब्बी अचानक से गायब हो गई। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस पनडुब्बी में सफर कैसा होता है और बाद में जानेंगे इसका पूरा घटनाक्रम। तो फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए 110 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। उसके बाद में 4 सितंबर 1985 में इसका मलबा मिला था, यानी डूबने के 73 साल बाद इसका मलबा मिला था। और फिलहाल ओशियन गेट एक्सपीडिशन नाम की एक कंपनी उस डूबे हुए मलबे को दिखाने का काम करती है। और इनकी जो ये पनडुब्बी थी उसका नाम था टाइटन सबमर्सिबल, जो कि आकार में 22 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी थी। और ये पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी हुई थी और इसकी खासियत ये थी कि ये समुद्र में हजारों मीटर की गहराई तक जा सकती थी। और आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज अटलांटिक ओशियन में 3800 मीटर की गहराई में पड़ा है, यानी करीबन 4 किलोमीटर गहराई में पड़ा है। तो इतनी गहराई में जाने के लिए और काफी वक्त तक अंदर रुकने के लिए इसमें 4 दिन तक चले उतना ऑक्सीजन स्टोर किया जा सकता था, यानी ये 96 घंटे तक पानी में रह सकती थी। और इसे समुद्र में उतारने के लिए एक बड़े जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है पोलर प्रिंस। और ये जहाज ही इस पनडुब्बी को ऑपरेट करता था और यही उसका लॉन्चर भी था। इस जहाज के जरिए उस पनडुब्बी का संपर्क बाहरी दुनिया से हो सकता था। और अगर इसके सफर की बात करें तो इसका सफर 1 वीक का होता है, जिसमें पहले 3-4 दिनों तक पर्यटकों को ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में इसे पानी में उतारा जाता है। इस सबमरीन को पानी में उतारने के बाद टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचने में इसे 2 घंटे का समय लगता था। और वहां पहुंचने के बाद टाइटैनिक जहाज का एक कोना दिखाया जाता था, जिसमें 4 घंटे का समय लगता था। और फिर वापिस आने में भी फिर से 2 घंटे का समय लगता था। मतलब कि इस सफर में कुल मिलाकर इस पनडुब्बी को 8 घंटे का समय लगता था। और इन सब के लिए होने वाले खर्च को वसूल करने के लिए कंपनी प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए चार्ज करती है। और इस पनडुब्बी के अंदर 4 पर्यटक और एक ड्राइवर समेत कुल 5 व्यक्ति सवार हो सकते थे, यानी ये अपनी एक ही ट्रिप में 8 करोड़ रुपए कमा लेती थी। और ये किसी आम व्यक्ति के लिए खर्च कर पाना काफी मुश्किल या फिर नामुमकिन के बराबर ही है। और इसीलिए इसमें जो व्यक्ति गए थे वो चारों अरबपति थे, जिसमें से एक थे पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद, जो कि 48 साल के थे। दूसरा था उनका बेटा सुलेमान दाऊद, जो कि 19 साल का था। तीसरे थे ब्रिटेन के बिजनेसमैन और एक्शन एविएशन के चेयरमैन हेमिस हार्डिंग, जो कि 58 साल के थे। चौथे थे खुद ओशियन गेट एक्सपीडिशन कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रस, जो कि 61 साल के थे और वही इस पनडुब्बी के मालिक भी थे। और पांचवे थे एक फ्रेंच मरीनर पॉल हेनरी, जो कि इस पनडुब्बी के ड्राइवर थे और उनकी उम्र थी 77 साल। तो इनका सफर शुरू होता है 18 जून 2023 रविवार को, लेकिन पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद इस पनडुब्बी का संपर्क अपने ऑपरेटर जहाज पोलर प्रिंस से पूरी तरह से टूट जाता है और ये पनडुब्बी समंदर की गहराइयों में गायब हो जाती है। और फिर शुरू होता है अब तक का सबसे खतरनाक माने जाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ के हालात इतने खराब और चुनौतियों से भरे हुए होते हैं। तो इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका और कनाडा की नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लग जाती है, जिसमें 3 C-130 हरक्यूलस विमान और साथ में कुछ अंडर वाटर रोबोट्स भी लगे हुए थे। इसके अलावा एक P-3 और एक P-8 एयरक्राफ्ट और कनाडा के 2 बड़े समुद्री जहाज भी इसमें भेजे गए। और उस एरिया के आसपास कुछ सोनार बॉय को भी छोड़े गए थे। आपको बता दे कि सोनार बॉय जो आवाज के जरिए समुद्र में 13,000 फीट की गहराई तक हर हरकत को मॉनिटर कर सकता है। फिर बाद में इस सर्च में भेजा गया कनाडा का एक एयरक्राफ्ट P-3, जो कि नौसेना की पनडुब्बी को भी ट्रैक कर लेता है। उसमें समुद्र में छोड़े गए सोनार बॉय की मदद से कुछ आवाज रिकॉर्ड हुई और ये आवाज ठीक उसी जगह से रिकॉर्ड हुई थी जहां पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। और ये करीब 30 मिनट के इंटरवल में रिकॉर्ड की गई थी, यानी कहा जा सकता है कि उसी दौरान शायद वहाँ पे कुछ हरकत हुई होगी। फिर पनडुब्बी के गायब होने के 4 दिन बाद खतरे की घंटी ये बजने लगी कि उसके अंदर 4 दिन तक चले उतना ही ऑक्सीजन मौजूद था। यानी इस पनडुब्बी का सफर 18 जून रविवार को शुरू हुआ था और उसमें गुरुवार शाम को 5:30 बजे
तक चले उतना ही ऑक्सीजन मौजूद था। इसीलिए ये आशंकाएं जताने जाने लगी कि अब उसमें मौजूद 5 व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गए होंगे। लेकिन फिर रेस्क्यू टीम द्वारा समुद्र में उतारे गए रोबोट को पनडुब्बी के 2 हिस्से मिले, जिसमें से एक था उसका लैंडिंग गियर और दूसरा पनडुब्बी की बॉडी का एक पार्ट था। और फिर बाद में उन दोनों पार्ट की जांच पड़ताल के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा ये कंफर्म कर लिया गया कि ये दोनों पार्ट उसी पनडुब्बी के हैं। और फिर टीम ने बताया कि पनडुब्बी में इम्प्लोजन हुआ होगा। इम्प्लोजन यानी अंदरूनी धमाका। एक्सप्लोजन में बाहरी धमाका होता है, मतलब कि बाहर नुकसान ज्यादा होता है, लेकिन इम्प्लोजन में अंदर वाले हिस्से में ही धमाका होता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि पानी की एक खाली बोतल को जब हम दबाते हैं तो वो जैसे पिचक जाती है, ठीक वैसे ही ये पनडुब्बी भी उसी तरह पिचक गई, जिसे इम्प्लोजन कहा जाता है। और फिर माना गया कि कनाडा के एयरक्राफ्ट में जो आवाज रिकॉर्ड की गई थी वो शायद इसी धमाके की थी। और फिर रिसर्च टीम ने यह अनुमान लगा के बताया कि पनडुब्बी में इम्प्लोजन का ये हादसा उसी दिन हुआ था जिस दिन ये अपने सफर पर निकली थी, यानी 18 जून 2023 को ही। सफर में निकलने से कुछ ही घंटों बाद ये धमाका हो चुका था और अंदर मौजूद 5 व्यक्ति की मौत भी उसी दिन हो चुकी थी। और इस रिसर्च के दौरान अलग अलग लोगों के जो बयान आ रहे थे, उसमें से एक बयान था जी माइकल हैरिस का, जो कि टाइटैनिक के एक सबसे अनुभवी एक्सप्लोरर है। उन्होंने बताया था कि समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर समुद्र की सतह से 380 गुना ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पनडुब्बी के ऊपर प्रेशर बनने की वजह से उसमें इम्प्लोजन हो जाता है। ऐसे हालात में और इतनी गहराई में रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत ही रिस्की और खतरनाक होता है, क्योंकि इतनी गहराई में दूसरे किसी जहाज को भेजना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पानी के अंदर ना तो जीपीएस काम करता है और ना ही रेडियो सिस्टम। और बताया जा रहा है कि इस पनडुब्बी में सवार लोगों को बाहर से बोल्ट लगाकर सील कर दिया जाता है और फिर इमरजेंसी के हालत में अगर अंदर मौजूद लोग बाहर भी आना चाहे तो वो खुद से नहीं आ सकते, क्योंकि इसके दरवाजे को अंदर से नहीं खोला जा सकता। इसे कंपनी के कर्मचारी सिर्फ बाहर से ही खोल सकते हैं। और इससे पहले जो लोग इस पनडुब्बी में सवार होकर टाइटैनिक का मलबा देख चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि पनडुब्बी में उनके सफर के दौरान भी खराबी हो चुकी है। एक मशहूर यूट्यूबर जिनके पास इन पनडुब्बी में जाने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे इकट्ठा किए थे और इस सफर में गए थे। लेकिन उस दौरान उस पनडुब्बी में खराबी हुई थी, जिसके कारण पनडुब्बी को आधे से ही वापस आना पड़ा था। लेकिन वे दूसरी बार भी गए, तब वे इस सफर में कामयाब हुए थे। और आपको बता दे कि टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून भी मूवी को बनाने से पहले टाइटैनिक के मलबे की फुटेज लेने के लिए इस जगह पर 33 बार जा चुके हैं और उनके पास उनकी खुद की एक पनडुब्बी है। और उन्होंने बयान दिया कि इस पनडुब्बी का स्ट्रक्चर और बॉडी ठीक नहीं था और ये इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। और दूसरे कई लोगों ने बताया कि इसमें सर्विस भी ठीक से नहीं की जाती थी और इसको कंट्रोल करने के लिए एक गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अमेजोन से मात्र $30 में खरीदा हुआ था। और इसको पानी में उतारने से पहले इसकी जांच पड़ताल भी ठीक से नहीं की जाती थी। लेकिन आपको बता दे कि अगर इसकी जांच पड़ताल ठीक से नहीं की गई होती तो इसके अंदर इस कंपनी के मालिक स्टॉकटन रस मौजूद नहीं होते। इसीलिए ये बात कहना तो गलत होगा कि इसकी जांच पड़ताल ठीक से नहीं की गई होगी, क्योंकि कंपनी के सीईओ खुद अगर उसमें जा रहे थे तो उसकी जांच पड़ताल तो सही से की ही गई होगी। लेकिन फिलहाल इस हादसे के 1 वीक हो जाने के बाद, यानी कि 25 जून 2023 तक के जो अपडेट मिले हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि अभी भी इस हादसे पर जांच पड़ताल जारी है और इसके दूसरे टुकड़ों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ताकि उससे इस हादसे का सही कारण मालूम किया जा सके। क्योंकि इसमें हुए इम्प्लोजन की बात भी एक अंदाजा लगाया गया है, उस पर भी किसी ने अभी तक सटीक मोहर नहीं लगाई है। तो अभी तो यही आशा जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस हादसे के होने का कारण सामने आ जाए। तो इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।